नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकम एजुटेक में। दोस्तों, प्रमोशन होना किसी भी कर्मचारी के लिए इतना सुखद अनुभव होता है, बहुत ही एक अद्भुत अनुभव होता है, अद्भुत खुशी होती है जिसका वो जिक्र नहीं कर सकता। तो बात हम जो आज बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी की। तो एचएसएससी ग्रुप डी की प्रमोशन की जो है सरकार ने अब की बार एक नई प्रणाली लेके आई है, जो कि आपको पता ही है, कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट। ये कभी पहले इस तरह से नहीं हुआ, कभी ये कंबाइंड सीनियरिटी कभी नहीं आई कॉमन कैडर की। तो अब की बार ये जो है कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट सरकार लेकर के आई है, क्योंकि भर्ती भी बहुत बड़ी थी, 18,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे। उन सभी कैंडिडेट्स को जो है अलग अलग पोस्ट दी गई थी। सभी पोस्टों को यहाँ पर कॉमन करके एक सीनियरिटी बनाने के यहाँ पर सरकार के प्रयास रहे हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉम्बाइंड सीनियरिटी लिस्ट से जुड़े तथ्य क्या हैं और इन जो ग्रुप डी का प्रमोशन है उनका प्रोसेस यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो रुकावटें दोस्तों प्रमोशन में आ रही हैं अभी भी और आगे भी आ सकती हैं, उनके सवालों को पहले समझेंगे, क्योंकि आंसर तो दोस्तों बाद की बात है, उनके आंसर क्या होंगे, पहले तो हमें सवाल समझ में आए ये ज़रूरी है। तो बहुत से भाइयों को तो हमें यही नहीं पता कि कौन कौन सी दिक्कतें, कौन कौन सी रुकावटें हैं। तो पहले हम सवालों पे कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद दोस्तों आंसर भी पता लगाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों बात अब प्रमोशन की करेंगे। प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन प्रमोशन होने से पहले हमें प्रमोशन का प्रोसेस समझना पड़ेगा। कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट से होगा, ये तो आपने सुना ही है। कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट एक बनेगी, सरकार एक कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट बनाएगी, उसके हिसाब से रैंक वाइज जो है प्रमोशन किया जाएगा। लेकिन कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट का प्रोसेस क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम प्रमोशन की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम रैंक। अब हमें ये देखना है कि जो कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट है वो ओनली सिर्फ जो है एग्ज़ाम रैंक पे ही बनेगी। मतलब एग्ज़ाम में कितने नंबर आए, 100 में से कितने नंबर आए, 75 आए, 76 आए, या फिर अगर BCA में है तो 63 पे कट ऑफ गई थी, 63 ही हैं, या फिर जर्नल में हम थे 69 पे कट ऑफ गई तो 69 ही है, या उससे ज़्यादा हैं। जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसका रैंक ऊपर आ गया तो एक सीनियरिटी लिस्ट बना दी गई। क्या सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम रैंक पे ही है, जिसके नंबर ज़्यादा उसका नंबर ऊपर, या फिर दूसरा नंबर आता है दोस्तों कैटेगरी का। HSSC ने तो अपनी एक लिस्ट जो है वो तो HSSC तो अपनी लिस्ट जो है CS ऑफिस में जमा करवा देगी। कहने का मतलब उसने तो ये देना है कि मेरे पास ये नंबर, इतने ज़्यादा नंबर थे जिसके बच्चे के, और ये ऊपर हमने लगा दिया और लिस्ट आपको भेज दिया। उसके बाद जो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है दोस्तों, हो सकता है वो यहाँ पर कैटेगरी को इंक्लूड करे। जी हाँ, कैटेगरी मतलब जर्नल, BC, SC, ESM, उनको अलग अलग डिवाइडेशन की जाए। क्योंकि अब ये समझने की ज़रूरत है कैटेगरी को क्यों इंक्लूड किया जाए। दोस्तों देखिए, अगर मान के चलिए आप सिर्फ और सिर्फ जो है अगर हम कैटेगरी नहीं देखते और प्रमोशन की बात करते हैं, तो बात यहाँ पर यह आ जाती है जो जिनके ज़्यादा नंबर हैं, यानी कि 70+ जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले तो वही प्रमोट होंगे, राइट। उसके बाद 20% कोटा दोस्तों SC कैंडिडेट्स का रहता है, कुछ 20% के आसपास इनको प्रमोट किया जाएगा जो SC हैं। बाकी जर्नल में, जर्नल का मतलब मेरे से ये है कि जिनके 69 से ऊपर ही नंबर हैं,
69 से ऊपर नंबर वाले ही प्रमोट होंगे, और या फिर जो SC कैंडिडेट्स हैं वो प्रमोट होंगे थोड़े बहुत, राइट। जो BC कैंडिडेट हैं दोस्तों, BC A या B जो मर्जी हो, उनका तो कहीं नंबर आएगा ही नहीं, या फिर बहुत टाइम बाद आएगा। तो यहाँ पर कैटेगरी देखने की बहुत ज़रूरत है। कैटेगरी का होना, कंबाइन सीनियरिटी लिस्ट जो बनेगी कैटेगरी के हिसाब से, वो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। दूसरी बात दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र ड्राइव की। जी हाँ, अब कुछ बच्चे जो हैं, अभी जैसे ट्रांसफ़र ड्राइव एक बार खुल चुकी है और कुछ का ट्रांसफ़र हो चुका है, लगभग 3 से 3,500 बच्चों का ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि विभाग बदल दिया, और ट्रांसफ़र ड्राइव में क्या लिखा था? ट्रांसफ़र ड्राइव में ये लिखा है कि अगर कोई विभाग बदलता है, कोई भी कर्मचारी विभाग बदलता है, तो वो उस विभाग की सीनियरिटी में सबसे लास्ट में काउंट किया जाएगा। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? जब आपने प्रमोशन कंबाइन सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से करना है, तो आपको विभाग की सीनियरिटी लिस्ट देखने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? तो दोस्तों यहाँ पर यह भी एक लोचा है, राइट। तीसरा नंबर आता है, चौथा नंबर जो आता है वो है स्पोर्ट्स कोटे का। यस, स्पोर्ट्स कोटे के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया गया, किस कारण से? क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया टाइम से, राइट। तो उनको जो है टर्मिनेट कर दिया गया विभागों से। अब सोचने वाली बात यह है, हो अभी जो उनका केस है वो पेंडिंग है, अभी चल रहा है केस, राइट। अब उसका डिसीजन अभी नहीं आया, कब आएगा? जब भी आएगा, तब तक उनका क्या होगा? वो कंबाइन सीनियरिटी लिस्ट में कहाँ स्टे करेंगे? समझ रहे हो? कंबाइन सीनियरिटी लिस्ट में तो सारे के सारे बच्चे आएंगे, स्पोर्ट्स कोटे के कहाँ जाएंगे? उनको अलग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये बहुत से क्वेश्चन है दोस्तों, पहले इनका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम प्रमोशन पे बढ़ते हैं। जो स्पोर्ट्स कोटा, एक बात और मैं बता दूं, जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स कोटा उसके, तो ये 1993 की नीति का वो कर रहे हैं कि 1993 की जो नीति थी स्पोर्ट्स नीति, उसके हिसाब से हमें ट्रीट किया जाए। हालांकि सरकार भी अड़ी हुई है, कोर्ट केस अभी चल रहा है, सितंबर में अगस्त में जो है इनकी तारीख है। तो थर्ड वेटिंग लिस्ट जो है तब तक हम इंतज़ार कर सकते हैं, हो सकता है वो थर्ड वेटिंग लिस्ट तब आए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्रमोशन की, क्या क्या रोड़े प्रमोशन में हैं। तो समझने की कोशिश यहाँ पर हम क्वेश्चंस की करेंगे। पहला पॉइंट दोस्तों मैंने जो लिया है वो बाय डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है, ग्रुप डी का जो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए प्रमोशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंबाइन सीनियरिटी लिस्ट पर ही बेस होगा, या फिर विभाग की सीनियरिटी का भी कुछ रोल है। और या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल कंबाइन सीनियरिटी लिस्ट बन जाए और अलग अलग जो है रैंक पर बच्चे हों, जैसे कोई 10 नंबर पे है, कोई मान लीजिए 20 नंबर पे है, कोई मान लीजिए 50 नंबर पे है कंबाइन सीनियरिटी लिस्ट में, कोई 2000 नंबर पे हो, और ये सारे के सारे जो है एक डिपार्टमेंट में हो, तो वो डिपार्टमेंट जो है प्रमोशन जो है इनका, तो जैसे कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से आया है कि डिपार्टमेंट इनका प्रमोशन नहीं कर सकता, करेगा कौन? जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो चलो जो भी करे, तो हो सकता है वो प्रमोशन इस हिसाब से हो कि जैसे कि ये कंबाइन सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से ये बच्चे एक डिपार्टमेंट में हों, और उसके बाद जो सबसे कम रैंक का है, सबसे ऊपर है कंबाइन सीनियरिटी लिस्ट में, उसको जो है पहले प्रमोट किया जाए, उसके बाद दूसरे बंदे को जो दूसरे रैंक पे है कंबाइन सीनियरिटी लिस्ट में, उसके बाद तीसरे को, उसके बाद चौथे को, अगर ऐसा किया जाए। और या फिर जो सिर्फ और सिर्फ कंबाइन सीनियरिटी लिस्ट है उसको ही देखा जाए, तो क्या है? लोचा है यहाँ पर एक बहुत बड़ा। तो दोस्तों जो सेम कैडर की बात यहाँ पर आ रही है वो ये है, अगर ग्रुप डी की कोई पोस्ट है और उसका प्रमोशन करना है, तो वो सेम कैडर, मतलब कोई भी ग्रुप डी की पोस्ट हो, उस पोस्ट के लिए जो ग्रुप सी में करना है।
फॉर एग्जांपल क्लर्क का ही प्रमोशन करना, क्लर्क की पोस्ट पे ही ग्रुप डी वाले बच्चे को प्रमोट करना हो, तो आप अगर विभागों की जो मेन साइट है, वेबसाइट है, वो खोल के देखोगे, उनकी साइट पे उनके डिपार्टमेंटल सर्विस रूल्स भी पड़े हुए होते हैं। तो ज़्यादातर जो फॉर एग्जांपल क्लर्क के प्रमोशन के लिए जो ग्रुप सी के रूल हैं, ग्रुप सी के जो रूल हैं उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है दोस्तों, ज़्यादातर में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर क्लर्क की प्रमोशन जो है, मतलब ग्रुप डी से क्लर्क किसी को बनाना है, तो या तो वो पीएन होना चाहिए, या फिर दफ्तरी होना चाहिए, या फिर ऑफिस अटेंडेंट होना चाहिए। तो इस तरह की पोस्ट होनी चाहिए 3-4, या फिर रिस्टोरर होना चाहिए। तो 4-5 पोस्टों का वहीं पर जिक्र है। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल क्या है कि जैसे सीएस ऑफिस है, सीएस ऑफिस में अगर कोई पीएन कम चौकीदार है, पीएन कम चौकीदार, तो उसका जो प्रमोशन अगर क्लर्क पे करना है तो उसको जो है पहले दोस्तों पीएन ही बनाना पड़ता है। पीएन बनाने के बाद उसको फिर क्लर्क में प्रमोट किया जाता है। तो दिक्कत वाली बात यह है कि सेम कैडर किसी भी पोस्ट का, चाहे कोई फील्डमैन है, चाहे कोई हेल्पर है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, वाटर कैरियर है, क्या किसी को भी क्लर्क बना दिया जाएगा, या फिर क्लर्क के समान वेतन वाली कोई भी पोस्ट उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो दोस्तों मैं निकाल के लाया हूँ वो है ग्रुप सी रूल्स का। अब जैसा कि ये दूसरे नंबर से ही संबंधित है, फॉर एग्जांपल क्लर्क बनाने के लिए अगर हम किसी और पोस्ट का भी मतलब किसी और पोस्ट के बंदे को भी, फील्डमैन को भी जो है ग्रुप सी में क्लर्क बना दें, तो वो ग्रुप सी जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। अगर हमें क्लर्क बनाना है किसी को तो वो पीएन ही होना चाहिए, या फिर रिस्टोरर, या फिर दफ्तरी ही होना चाहिए, ज़्यादातर विभागों के हिसाब से जो उनके ग्रुप सी के सर्विस रूल्स में लिखा हुआ है। कोई भी फील्डमैन, कोई भी नॉन जो टेक्निकल पोस्ट है वो यहाँ पर क्लर्क नहीं बनाई जा सकती। ऐसे ही क्लर्क के समान जो दूसरी पोस्टें हैं उनमें भी ये स्पेशल लिखा हुआ है, कोई टेक्निकल पोस्ट है तो उसमें टेक्निकल पोस्ट ही जाती है प्रमोट होके। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी कैडर को किसी भी ग्रुप सी की पोस्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं या प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पर जो है ग्रुप सी के रूलों में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर करना ही पड़ेगा, उसके बिना जो है प्रमोशन हो ही नहीं सकता। लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कैटेगरी। इसमें क्वेश्चन यही है कि प्रमोशन में जो है कैटेगरी देखी जाएगी या नहीं। जर्नल है, बीसी है, एससी है। तो एससी का जैसे मैंने आपको पहले बताया 20% का कोटा होता ही है। दूसरा जर्नल की हम बात करते हैं। जर्नल का मतलब जो नंबर जिनके ज़्यादा हैं, 70+ हैं, उनका ही प्रमोशन होगा। दोस्तों साथ ही साथ ग्रुप डी एक्ट 2018 पर भी नज़र हम डाल लेते हैं। कॉमन कैडर तो दोस्तों सरकार ने कर दिया है, लेकिन ग्रुप डी एक्ट में क्या लिखा है कॉमन कैडर से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। दोस्तों आप 14वां पॉइंट जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 14वें पॉइंट के दूसरे पैरे में ये लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर आर डिफरेंट कैडर इन सर्विस द सीनियरिटी शैल बी डिटरमाइन सेपरेटली फॉर ईच कैडर। दोस्तों यहाँ पर हर कैडर के लिए अलग सीनियरिटी बनाने की बात कही गई है। हालांकि जो दोस्तों ये सरकार है वो कॉमन कैडर लेके आई है। सभी जो कैडर है, सारे कैडर को एक बना दिया गया है, सारी पोस्टों का एक कैडर बना दिया गया है। तो उसके लिए यहाँ पर सीनियरिटी एक ही डिफाइन की जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू जो ग्रुप डी एक्ट है उसके अनुसार दोस्तों हर जो कैडर अलग अलग होता है उनकी अलग अलग सीनियरिटी बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कॉमन सीनियरिटी लिस्ट लाने से मतलब यहाँ पर एक्ट से थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक्ट में एक और चीज़ लिखी है, वो 5वें पॉइंट पे आप देख सकते हैं। द परमानेंट कैडर कैटेगरी एंड ग्रेड पे ऑफ द सर्विस शैल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट सरकार पर ही निर्भर करता है पूरी तरह से। वो जो सर्विस का परमानेंट कैडर कैटेगरी ग्रेड पे कुछ भी जो है
वो डिसाइड करेगी, वो सरकार ही करेगी। चाहे वो कॉमन कैडर बनाए, चाहे अलग अलग करे, वो डिपेंड करेगा सरकार पे। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सरकार से ऊपर अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं दोस्तों, हमें सरकार से दबकर ही रहना पड़ेगा। अगर आप सरकार से इस मामले में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, बहुत से कैंडिडेट्स दोस्तों उनको अच्छा लग रहा है, उनके लिए अच्छा भी है फील्ड में जो काम कर रहे हैं, तो कॉमन सीनियरिटी लिस्ट आने से कहीं ना कहीं उनमें भी जो है प्रमोशन की आस आ चुकी है। उनको भी लग रहा है कि अगर सीनियरिटी लिस्ट से ही प्रमोशन होना है तो हो सकता है उनके नंबर ज़्यादा हैं, तो वो भी जो है प्रमोट जल्दी से जल्दी हो सकते हैं एज कम्पेयर टू जो हेड क्वार्टर में चंडीगढ़ या पंचकुला में जॉब कर रहे हों। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत से जो बच्चे थे उन्होंने ट्रांसफ़र भी इसलिए ही नहीं करवाया कि उनकी सीनियरिटी लूज़ ना हो जाए और उनका प्रमोशन जल्दी हो जाए। और बहुत से बच्चे जो हैं उन्होंने पोस्टिंग ही कहाँ पर ली, चंडीगढ़ या पंचकुला हेड क्वार्टर्स में, डिपार्टमेंट के हेड क्वार्टर्स में। क्योंकि वो दोस्तों बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, उनकी हेड क्वार्टर की सीनियरिटी अलग चलती है और फील्ड की अलग चलती है। तो इस मामले में हेड क्वार्टर में जो बच्चे रहते थे पहले, तो उनकी सीनियरिटी अलग होने के कारण उनकी पोस्ट से जो है प्रमोशन जल्दी हो जाता था एज कम्पेयर टू फील्ड। तो इस आस में भी बहुत से बच्चे रहते थे। हालांकि कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट आने से उनको यहाँ पर घाटा हुआ है जो हेड क्वार्टर में पड़े थे, और जो फील्ड में पड़े थे उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ग्रुप डी एक्ट के मैंने बारे में आपको बता दिया। यहाँ पर बात हम यही समझने की कर रहे हैं कि हमारा जो ग्रुप डी का प्रमोशन है वो किस बेस पे होगा। ये वीडियो जो दोस्तों बनाई है ये सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चनिंग है और समझने का प्रयास है, क्योंकि सवालों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, समझना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनको भी कोई भी जानकारी हो इसके मद्देनज़र, या फिर कोई सवाल हो और इससे अलग भी और इससे मिलते जुलते भी, तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। उसका हल कहीं ना कहीं से दोस्तों आपके लिए ढूंढ के लाया जाएगा और जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। और इसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा काम ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू। हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित और जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा लेना दोस्तों। थैंक यू।